हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पूरे एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस एंड कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। इस वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में, बिना स्किप करे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है टाइम बचाने के लिए, और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 10 मिनट से ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बकल कैविटी से। ठीक है, बकल कैविटी, पूरे इस पार्ट को, बकल कैविटी को माउथ कैविटी भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो बकल कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है, हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट करते हैं माउथ। माउथ, इस ओपनिंग को बोलते हैं माउथ। ठीक है, इस ओपनिंग को बोलते हैं माउथ, तो मसल से बना हुआ है। तो माउथ का मेन काम है ओपनिंग, जिसके थ्रू हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। राइट, माउथ के बाद बकल कैविटी का जो नेक्स्ट ऑर्गन है, इसका नाम है टूथ। अब टूथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स, टीथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। जनरली 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का नंबर 20 होते हैं, जो कि छोटे बच्चों के होते हैं। और मिल्क टीथ जब खत्म होने के बाद, जब उसके बाद जो टीथ आता है, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कैल्शियम के बने होते हैं, और जो मिल्क टीथ है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर के बने होते हैं। ठीक है, टोटल टीथ का नंबर 20, मिल्क टीथ का नंबर 20 और परमानेंट टीथ का नंबर 32। द क्वेश्चन आ जाए, ये तो खैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि हाउ मेनी टोटल टीथ इन द लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में टोटल टीथ कितने होंगे, 20 प्लस 32, टोटल 50 टीथ, 52 टीथ हो जाएंगे। और पूछे नंबर सेपरेट कि मिल्क टीथ का नंबर बताइए 20 और परमानेंट टीथ का नंबर 32। ये जो टीथ होते हैं परमानेंट, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे जो आगे के 4 दांत है, ये आगे के जो 4 दांत है, यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4। ठीक है, फ्रंट के 4 नीचे और 4 ऊपर, इसको बोलते हैं इंसिजर्स। ये 4 टीथ इंसिजर्स, 4 प्लस 4 मतलब 8। ओके, अब 4 टीथ के बाद जस्ट इसके साइड में, यहाँ पे, ज्यादा ही बड़ा बन गया, यहाँ पे इस टीथ के जस्ट बगल में 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं, यहाँ पे, उसको बोलते हैं कैनिन्स, कैनिन टीथ। जो कैनिन टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर, शाकाहारी जानवर के अंदर, ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। और जो मांसाहारी जानवर है ना, जो कैर्निवोरस है, उनके अंदर इसका साइज बड़ा होता है। जैसे टाइगर में, लायन में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, मार्कर के साइज का बड़ा। उसी से चीरते फाड़ते हैं ये मांस को, काफी हेल्प मिलता है उनको। ठीक है, इस टीथ से। डॉग में भी बड़ा होता है, और स्नेक के अंदर भी जब किसी को स्नेक बाइट करता है तो यही टीथ बड़ा होता है, ये टीथ जाके चुभ जाता है। ठीक है, तो ये टीथ यूज भी करा जाता है कि कौन सा स्नेक बाइट करा है, पहचान करने के लिए। तो बगल में हो गया कैनिन्स, तो सेट एक ही है, 2 नीचे तो 2 ऊपर। ये बगल में हो गया कैनिन, 2 प्लस 2 4 है ना, टोटल 8 प्लस 2 12 हो गए। अब इसके बाद 2 इधर और 2 इधर टीथ होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर 4 प्लस 4 8, कितने हो गए, 8 8 16 4 20, 12 बच गए। तो लास्ट में होते हैं 3 बड़े बड़े टीथ, इनको बोलते हैं अपन मोलर्स। मोलर्स का नंबर 6 नीचे और 6 ऊपर, कितने हो गए 12। टोटल ऐड करने में 32 टीथ आ रहा है, इनका नंबर ध्यान रखना है। इंसिजर्स 4 प्लस 4, आगे के 4 दांत और नीचे के 4 दांत ऊपर के इंसिजर्स हो गए 4 प्लस 4। कैनिन टीथ हो गया 2 प्लस 2, 2 नीचे 2 ऊपर 4।
प्री मोलर्स हो गए जो मोलर्स के जस्ट पहले होते हैं 4 + 4 8, और उसके बाद जो मोलर्स टीथ होते हैं 6 + 6 12, ठीक है। तो टोटल हो गए 32 टीथ नंबर, 8 + 16 + 4, हाँ 32 हो गए। अब इन टीथ का नाम भी है, जैसे जो आगे के 4 जो दांत होते हैं उसको नोज टीथ बोलते हैं, जस्ट ये नोज एरिया के नीचे है तो उसको नोज टीथ बोलते हैं। ये उसके जस्ट जो ये कैनिन है, कैनिन ये जस्ट आई के नीचे है यहाँ पे, तो इसको आई टीथ बोलते हैं। प्री मोलर्स को ये चिक टीथ बोलते हैं यहाँ पे, और मोलर्स को विजडम टीथ बोलते हैं, क्योंकि मोलर्स जो टीथ है इसको आने का लगभग एज होता है 20+, और 20+ के एज ऐसा माना जाता है कि लोगों को थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, इसलिए इसको विजडम टीथ बोलते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गए टीथ के टाइप्स। तो इसमें से अब इनका फंक्शन देखते हैं, टीथ का फंक्शन क्या होगा इन दांत का। ये जो है ये किसी चीज को काटने के काम है, जैसे अपन एप्पल खाएंगे तो एप्पल को ऐसे ही काटेंगे ना, तो आगे वाला दांत जाके ऐसे उसको छोटे छोटे ये दोनों दांत मिलके चिमने फाड़ने काम आते हैं, ये दोनों उसको कट करेगा, फिर इस बड़े पीसेस को ये छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करेंगे, मोलर्स और प्री मोलर्स, तो उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके कुछ चम्बर निकाल देंगे, फिर वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हो जाएगा ताकि फूड पाइप में इजीली पास हो पाए। टीथ का फंक्शन मोस्टली टू च्यूइंग द फूड, ग्राइंडिंग द फूड, कटिंग द फूड, बाइटिंग द फूड, यही सब इसका काम है। नेक्स्ट ऑर्गन है जो बकल कैविटी का, इसका नाम है टंग। टंग का फंक्शन देख लेते हैं। टंग एक मस्कुलर बंडल है, ऐसे इस टाइप का टंग से बनाता हूं। तो टंग के ऊपर अलग अलग टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा टेस्ट है फूड का। टंग का मेन रूप, टंग किससे बना होता है, मस्कुलर बंडल्स, बहुत सेंसिटिव मसल्स होते हैं टंग के, और इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड्स बने होते हैं, जैसे सावर, बीटर, स्वीट, ऐसे। जो आगे का है ये अपन बीटर, स्वीट, ऐसे अलग अलग बर्ड्स होते हैं, और ये बर्ड्स का काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। इसलिए जब किसी को तीखा लगता है तो ऐसे जीभ को बाहर करके तीखा लग रहा है, जीभ को ही बाहर निकाल देता है। टंग का मेन फंक्शन टू मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, ये फूड को अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स कर देगा। और टंग का फंक्शन क्या हो सकता है, जब अपन फूड को खाते हैं, जब च्यू करा हुआ फूड जब फूड पाइप में पास होता है तो वहां पे टंग का रोल है। जैसे कुछ लोगों को दवाइयां नहीं खाने आती है क्योंकि उनको टंग को सेट नहीं करने आते, लेकिन उसमें टंग का ज्यादा रोल है। और जिनको खाने आती है थोड़ा सा टंग को साइड करेंगे, अपने आप दवाइयां निकल जाएंगी। कुछ लोगों को नहीं खाने आती, पूरा कोई भी दवाई को ऐसे खाते हैं जैसे कि कुछ चावल रोटी खा रहे हैं, इस टाइप के पूरे कूंच के खाते हैं, ठीक है। तो टंग का 2 रोल हो गया, तो मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, प्रॉपर मिक्स कर देगा, और दूसरा रोल इन सेलेइंग द फूड। नेक्स्ट ऑर्गन है इस बकल कैविटी का, इस दोनों साइड में, यहाँ पे दोनों साइड में सलेवरी ग्लैंड होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, उनका काम है सलाइवा सीक्रेट करना। और सलाइवा जो सीक्रेट होता है, सलाइवा के फंक्शन होते हैं फूड को सॉफ्ट बनाना, और फूड के अंदर जो स्टार्च होते हैं उस स्टार्च को डाइजेस्ट करना। तो सलाइवा हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड and digest the starch which is present in the food, and second it makes the food soft. जो कुछ लोग बूढ़े होते हैं उनके अंदर सलाइवा कम सीक्रेट होता है, बूढ़े के किसी भी एज को हो सकते हैं, जिनका सलाइवा कम सीक्रेट होता है उनको फूड को निगलने में प्रॉब्लम होती है, जिससे उनका फूड फंस जाता है, खा रहे होते हैं अचानक से बोलते हैं फंस गया, वहीं पर अटक गए, अब फिर उनको पानी पीना पड़ेगा, पीछे से ऐसे करना पड़ेगा, तब फूड थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो सलाइवा का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सलाइवा का मेन काम बताएं दिया, फूड को सॉफ्ट करेगा, जो स्वलोइंग में इजी रहेगा, और उसके अंदर एक होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, तो फूड के अंदर स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से हो गया,
फ्रॉम माउथ। लगता है कि स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन नहीं, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद कोई रोल है नहीं, यहाँ तक बकर कैविटी। उसके बाद फेरिनेक्स लैरिंक्स, इसके थ्रू होते हुए फूड आगे जाता है फूड पाइप में। ये रह गया ये पार्ट फूड पाइप। अब जो फूड पाइप होता है ये बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होता है, उसके अंदर फूड मूव करता है मूवमेंट के थ्रू। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। मतलब यहाँ फूड है तो ये पीछे से ऐसे पुश करेगा फूड पाइप और ये ऐसे, मतलब इसको धक्का देगा। जैसे होता है ना किसी को ऐसे पीछे से धक्का देते हैं तो आगे चलता है, तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, rhythmic movement of the food from buccal cavity to stomach is called peristalsis। rhythmic movement, फूड को ऐसे फॉरवर्ड पुश करता है ऐसे, तो फूड नीचे जाता है जिसकी वजह से। ऐसा नहीं कि पूरा पाइप जैसा यहाँ से फूड गया लग से यहाँ पे गिर गया स्टमक, ऐसा नहीं होता है, वैसे धीरे धीरे पास होता है फूड। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या अच्छा से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश, उस केस में फूड को तो बाहर निकालना होता है, तो उस केस में फूड रिवर्स जाएगा। मतलब जनरली फूड माउथ से स्टमक की ओर जाता है, लेकिन कभी कभी वोमिटिंग वाले केस में फूड स्टमक से माउथ की तरफ जाने लगता है, तो उल्टा हो गया। तो पेरिस्टालसिस के जस्ट उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पेरिस्टालसिस। कभी भी ये टॉपिक आ जाए तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंटी पेरिस्टालसिस। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू माउथ ड्यू टू सम indigestion in stomach is called antiperistalsis, राइट। जब भी एंटीपेरिस्टालसिस होता है, मतलब जब भी वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग के टाइम में मुंह में पानी आने लगता है पहले से। मतलब वोमिटिंग आने से हमें जस्ट पहले पता चल जाता है कि वोमिटिंग आने वाला है। इसके पीछे का क्या साइंस है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl, अभी हम आगे पढ़ेंगे हम लोग कि स्टमक के अंदर होता है HCl, और एक HCl बहुत जबरदस्त एसिड है। तो जब उतना जबरदस्त एसिड मुंह के अंदर आएगा तो पूरा माउथ जल जाएगा। तो उस इफेक्ट को नॉर्मल करने के लिए सलाइवा सीक्रेट होता है। नेचर ऑफ सलाइवा इज बेसिक, तो जब भी एसिड एंड बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इसलिए वोमिटिंग आने से पहले हमेशा मुंह में क्या होती है, सलाइवा सीक्रेट होने लगती है। ये एक रीजन है वोमिटिंग आने का। फूड को अपन कहाँ तक लेके आ गए, फूड पाइप तक। फूड पाइप के बाद फूड आता है स्टमक में। देयर इज नो डाइजेशन इन द फूड पाइप। फूड पाइप में कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक पाथ है। इस एक टर्म था पेरिस्टालसिस, एंटीपेरिस्टालसिस। अब फूड स्टमक में आता है, तो स्टमक में 3 एसिड, मतलब डिटेल में तो जाने में काफी टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ ब्रीफली, ताकि आप समझ पाओ और आपके माइंड में आ पाए और इजीली आप लिख पाओ जब पूछा जाए। तो स्टमक के अंदर 3 चीज होते हैं, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। म्यूकस का रोल, इसकी चारों तरफ एक ऐसे लेयरिंग बना देगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा चारों तरफ, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर, ताकि HCl के इम्पैक्ट से पेट ना बर्न हो जाए। बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जब भी स्टमक के वॉल को टच करेगा तो वहां पे बर्न हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो उस प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ है म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट स्टमक इंटरनल वॉल फ्रॉम द HCl। ओके, एंड HCl का क्या रोल है, HCl का 2 रोल हो गया। पहला कि अपन जैसे फूड खाते हैं तो हर चीज चेक तो नहीं करके खाते, नहीं कि इसके अंदर बिल्कुल कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। हो सकते हैं कि फूड के अंदर कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए, या वाटर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए, वो बॉडी के अंदर चला जाए, स्टमक तक चला जाए, तो उसका प्रिकॉशन करता है HCl। HCl उसको किल करेगा, बिकॉज HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली एसिड के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो HCl का पहला काम, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच में पास थ्रू द फूड आइटम्स, राइट। सेकंड, HCl एक एसिड कंपाउंड है, तो ये मीडियम एसिडिक बनाएगा। ओके, तो जब मीडियम एसिडिक बनाएगा, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। स्टमक के अंदर 3 चीज होते हैं, म्यूकस हमने फंक्शन बता दिया, एक लेयर बनाता है, HCl का बता दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और दूसरा ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है, पेप्सिन हेल्प करता है। लेकिन पेप्सिन के लिए एक चीज जरूरी है, उसको चाहिए HCl शुरुआत होने के लिए। अब जैसे कुछ गाड़ी होती है ना जिसको स्टार्ट करने के लिए धक्का देना पड़ता है, बिना धक्का दिए शुरू भी नहीं होगी, चाहे उसमें कितना भी तेल क्यों ना हो। तो वैसे ही पेप्सिन को शुरू कौन करेगा, HCl। बिना HCl का पेप्सिन काम ही नहीं करेगा।
पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, बाकी पेप्सिन का रोल डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या कर रहा है, डाइजेशन तक चलेगा, ठीक है। स्टमक के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिधर जिधर से फूड पास होता है, फूड माउथ से लेके एनस तक पास होता है, तो उस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कुछ चीजें बाहर से हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे केमिकल सीक्रेट करता है। जैसे यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड था, वो डायरेक्ट वहां से फूड पास नहीं हो रहा था, लेकिन वो ऐसे सीक्रेट कर रहा था, वो एंजाइम सीक्रेट कर रहा था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ जैसे जहां से वो सीक्रेट होता है उसको ग्लैंड बोलते हैं, जहां से एंजाइम सीक्रेट होता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स एंड द एलिमेंट्री कैनाल विल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनको एक साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे ज्यादा वाइडेस्ट कहीं है नहीं, ये सबसे वाइडेस्ट होता है। उसके बाद फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 7.2 मीटर होता है अप्रॉक्स, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई छोटा इंसान है तो उसका छोटा होगा, अपग्रेड खाली जैसा हो तो उसका काफी बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा ऐसे नूडल्स जैसा घूमे हुए होता है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक केमिकल का नाम है बाइल जूस। बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से, और लीवर के जस्ट नीचे, ये है लीवर, पूरा ये पार्ट लीवर है, और लीवर के जस्ट नीचे एक ऐसा ये होता है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे जो दिख रहा है। और गॉल ब्लैडर का काम है, इट स्टोर्स द बाइल जूस व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। लिवर जो भी सीक्रेट करेगा ये स्टोर कर लेगा, और इसको स्टोर करके ये स्टमक को दे देगा, सॉरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर देगा। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर देगी, पीछे साइड से ऐसा आया हुआ है, ठीक है। गॉल ब्लैडर पर ध्यान दो। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन बता दिया, इट स्टोर द बाइल जूस, और जो बाइल जूस स्टोर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पतला सा पाइप का थ्रू, और कोई भी बॉडी में पतला सा जो पाइप होता है उसको डक्ट बोलते हैं, पतली नली को डक्ट बोला जाता है। तो ये गॉल ब्लैडर के थ्रू, ये पतली सी पाइप के थ्रू आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, ओके। नेक्स्ट एक एंजाइम हो गया। दूसरा एक होता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास रिलीज करता है, ये साइड में जस्ट सिस्टम के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियास, ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इनम, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट्स में ये रिसीव करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जूस आता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक केमिकल होता है जो सीक्रेट होता है इसके वॉल से, और उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। सो बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, ये तीनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाइल जूस का इतना रोल है, जैसे स्टमक के अंदर HCl एसिड था, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेस का रोल करता है बाइल जूस, क्योंकि डाइजेशन दोनों ही मीडियम में होता है। कुछ कंपाउंड होते हैं फूड आइटम्स के जो एसिड मीडियम में डाइजेस्ट होते हैं, कुछ होता है जो बेस मीडियम में डाइजेस्ट होता है, इसलिए डाइजेशन एसिडिक में भी होगा, बेसिक में भी होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, ये डाइजेशन का आखिरी पॉइंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ, कहाँ एंड हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद वो फूड एब्जॉर्ब होता है विल्ली के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विल्ली। ये ऐसा कर्व क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इसके अंदर ऐसे ब्लड कैपिलरी होते हैं जो कि इजीली फूड आइटम्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी फूड डाइजेस्ट होगा विल्ली उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद सेल के पास चला जाता है, जो वापस एनर्जी कन्वर्ट होता है, ओके। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। पहला हो गया डाइजेशन, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन डबल रोल करता है। उसके बाद फूड कहाँ पास होगा, फूड पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डाइजेशन का रोल नहीं है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी रेसिड्यू है, उससे एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के जिस एंड में एक पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये पहले हुआ करता था जब लोग
जंगल में रहते थे, घास घास ज़्यादा खाते थे, पत्ते वगैरह ज़्यादा खाते थे, उस टाइम में ये हुआ करता था सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। लेकिन अभी रिसर्च भी किया गया कि अपेंडिक्स को यदि हटा दिया जाए तो अभी कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों का अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको काट कर हटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता है अपेंडिक्स की वजह से, और इवन ये अपेंडिक्स फर्स्ट फट जाए तो डेथ भी हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक्स का कोई रोल नहीं है, ये एक एंड पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब फूड जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे इससे वाटर एब्जॉर्ब होगा और ये सेमी सॉलिड फेसेस बन जाएगा और यहाँ पे रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम का मेन काम है फूड को मतलब रेसिड्यू को स्टोर करना, और रेसिड्यू स्टोर होने के बाद टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू बाहर आ सकता है। तो एनएस एक मस्कुलर बंडल है जो उसको कंट्रोल करके रखता है रेक्टम के अंदर। कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन खराब होता है तो उस केस में लोगों को लूज मोशन हो जाता है। समझ सकते हो कि लूज मोशन इसका ही फंक्शन है, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लूज मोशन टाइप हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कोई टॉपिक छूट रहा होगा, ये कवर हो गया वैसे। ऑलमोस्ट ये टॉपिक हो गया कवर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको यदि एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।